एमडीयू कैंपस के अंदर वो अपने दोस्तों से फिजिकल होती थी। जीतना मकसद होता है, चाहे झूठ बोल के जीतो चाहे कैसे जीतना करके। मकसद नहीं होता। और क्या होता है? कास्ट के हिसाब से आपका पीएचडी में एडमिशन रुक जाता है या हो जाता है। कि एक लड़की है और मेरी नॉन है और हमें लव मैरिज करनी। मम्मी ये खेत में जाके वो वाहियात बना था। कास्टिज्म है, कास्टिज्म है। मुझे रात भर सड़कों पे घूमना है, गुनाहों का देवता। बड़ी बेकार किताब है, मैं- निहायती बेकार मैं ये किताब नहीं है, कह ये रही। मेरा मानना है। औरतें बेवकूफ़ होती हैं, भुलक्कड़ होती है, धोखेबाज होती है और कातिल होती है। ये सारी बात इनका कहना है। जया सरासर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है आगाज़ मोहब्बत के नाम से। आप लोग ज़रूर पढ़े अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो। जिसके अंदर कहानी है एमडीयू कैंपस के अंदर जो भी इन्होंने टाइम बिताया है उसके बारे में। किताब कैसे लिखी गई है कैसे नहीं वो सब हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। साथ साथ में ये एडवोकेट भी है, तो उस सिलसिले में भी बहुत सी सिचुएशंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लॉयर डील करते हैं या वकील डील करते हैं चीज़ों को, और कानून रूप से किस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो जया, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हो गया आपको? सर्दी। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार नाक में सुड़ सुड़ ये कर रहे हैं। आपने ये जो लिखा है, औरतें बेहद बेवकूफ़ होती है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं, ठीक है, फिर भुलक्कड़ होती है, झूठी भी बहुत होती है, धोखेबाज है, कातिल है। क्या कारण है ये सब लिखने का? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, औरतें झूठ बोलती हैं। उनकी जो भी सिचुएशन होती हैं, मन की जो स्थिति है या वो क्या फील करती है किसके बारे में, वो कभी नहीं कहती। झूठ बोलती है मैं ठीक हूँ, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। बहुत भुलक्कड़ होती हैं, अपनों की गलतियाँ भूल जाती हैं, स्टिल बहुत कुछ फेस करने के बाद भी उन्हीं के साथ रहती हैं। और धोखेबाज है क्योंकि वो खुद को ही धोखा दे रही होती है, सच नहीं बोलती खुद से भी कि हम क्या फील कर रहे हैं। आप ये जनरलाइज कर रहे हैं कि हर किसी के बारे में, ज़्यादातर आबादी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, कैसे अपब्रिंगिंग हुई है आपकी, कहाँ से पढ़े हैं? मैं झज्जर के एक छोटे से गांव से हूँ और अपब्रिंगिंग मेरी मेरा ये छोटा सा गांव कहना मतलब क्या एक वो है क्या भाई, इससे थोड़ी सी फील बढ़ जाएगी छोटे से गांव से हूँ। नहीं, कितना छोटा है गांव? बहुत कितना? बहुत छोटा, इतना कि वहाँ पे बसें भी नहीं आती। वो तो सुविधाएं कम है। पॉपुलेशन क्या है आपके? कुछ 600। 600 घर? हाँ। ठीक है, बाकी छोटा नहीं होता इतने घरों वाला गाँव। नहीं, छोटा ही है। ठीक है। झज्जर के किसी गांव से आप आते हैं, छोटे से गांव से, और कहाँ से पढ़ाई है आपने? पढ़ाई मेरी पहले जम्मू से हुई थी, जम्मू कश्मीर। पापा के साथ रहते थे, सीआरपीएफ में है वो। फिर हम गांव आ गए थे उनकी रिटायरमेंट के टाइम, तब से झज्जर में ही हुई थी। फिर रेवाड़ी मैंने 11वीं 12वीं वहाँ से की थी। फिर उसके बाद झज्जर कॉलेज, फिर एमडीयू, और अब एमडीयू ही चल रही है। किताब में पीछे लिखा हुआ है अलग अलग शहरों में पली बड़ी हैं। हाँ। तो बस यही था क्या, जम्मू और हरियाणा? दिल्ली, हाँ। और मतलब पापा के जहाँ भी ट्रांसफ़र होती रही तो साथ तो साथ। आप गए तो कहाँ कहाँ याद तो होगा? जैसे दिल्ली, भोपाल, हिमाचल, जम्मू। अब ये साउंड अच्छा कर रहा है कि अलग अलग शहरों में पली बड़ी हैं, सही है। और उसके बाद आप एमडीयू में गई हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं वहाँ से? फिलहाल एलएलएम, अभी चल रही है आपकी? मास्टर्स ऑफ लॉ। अच्छा। वकालत कंप्लीट हो चुकी है, कैसा क्या सीन है? हाँ, एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ झज्जर में। अच्छा। वकालत। लिखना वगैरह कब से शुरू हुआ? स्कूल में थी मैं, 7th 8th क्लास में। क्या लिखा था मतलब उस दौरान? मैंने पोएम लिखी थी कोई, मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए। और कहाँ से, मतलब क्या देख कर क्या है कि लिखना है, किससे इंस्पायर हुए? मतलब मैंने मेरे पापा को लिखते हुए देखा था। मैं देखती थी वो रागनी, भजन, दोहे, प्रवचन, ऐसा कुछ लिखते रहते थे। इसके अलावा जब मैं म्यूज़िक सुनती थी तो किसी भी गाने के लिरिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते थे। पहले मुझे समझ में नहीं आता था लिरिक्स क्या है, पर जैसे मुझे समझ आने लगा, अच्छा इसका मतलब ये है, ये कह रहे, तो मुझे लगा बहुत ही खूबसूरत बात कह रहा है। फिर मैं पता करती थी
कि किसने लिखा होगा, ये क्या सोच के लिखा होगा, कैसे, किस सिचुएशन में। तो फिर मैं इसके बारे में और सोचने लगी। और मुझे नॉवेल्स, पोइट्री पसंद थी बचपन से, तो फिर अपने आप बस। बनना शुरू हो गया। सही है। किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया आपको? इससे पहले आपने कोई एक पोइट्री की बुक भी लिखी है किसी के साथ में मिलकर, हाँ हाँ। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो कैसे आइडिया है कि एक किताब लिखनी है, या कहाँ से प्लान बना? ये तो हमेशा से ही था कि एक दिन मैं किताब छपवाऊंगी। मैंने पता नहीं, एक बार मेरी कज़न के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो वो बड़ी थी मुझसे, तो उसने कुछ कह दिया कि क्या है तू, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तेरे बच्चे एक दिन मेरी किताब पढ़ा करेंगे। वो तो फ्लो में बोल दिया था, लेकिन अब उसके बच्चे हैं और मैंने उनको किताबें भी दी अपनी। खुद से जाके दे, ये अलग चीज़ है। या तो ऐसा हो गया बहुत ज़्यादा फेमस हो गई किताब और ढूंढ ढांड के पढ़ रहे हैं। नहीं, उन्हें पता था कि मेरे ऐसे काफ़ी मतलब फैमिली में ये बात हुई थी कि अच्छा किताब आई है, तो कईयों ने मतलब मुझसे मिलकर उन्हें बात की, तो फिर मैंने दी। कैसे थे फीडबैक किताब आने के बाद? काफ़ी अच्छे थे, मतलब मुझे तो बहुत सही लगे। एक दो मैंने सुना, जैसे किसी को लगा कि जैसे ये चैट्स नहीं होते हैं, किसी ने ऐसा भी कहा कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे व्हाट्सएप चैट्स जैसी है, छोटी छोटी बात। नहीं, वो जैसी है वैसे, पर फील कैसा हुआ लोगों को? जो फीलिंग के ऊपर दोस्तों ने फीडबैक दिए, या और ये, और जो असल फीडबैक है, ऐसा नहीं कि हाँ तारीफ चल रही है तो ठीक है। हाँ मतलब तारीफ तो यही है कि कनेक्ट कर पाए एमडीयू से, और एमडीयू के बाहर के भी जो मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं डीयू से या और कॉलेजेस से, उन्होंने भी बताया कि कोई भी कनेक्ट कर पाएगा, ज़रूरी नहीं कि एमडीयू वाले ही पढ़े, आप डीयू की किसी जगह से, अपने कॉलेज की किसी जगह से कनेक्ट कर पाओगे। और प्रोसेस क्या थी? बहुत से लोग हैं, और मेरे को भी नहीं पता है कि एक किताब अगर किसी को छपवानी हो अपनी खुद का लिखा हुआ, चाहे वो पोइट्री की हो या कहानी की हो, तो प्रोसेस क्या होती है पहले स्टेप से लेकर के जहाँ तक ये फाइनल बुक प्रिंट होकर के आ जाए? तो उसके बारे में थोड़ा एजुकेट करें हमें। अगर अलग अलग ना पब्लिकेशन हाउस होते हैं, हम पहले तो उनसे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। मैंने जैसे लिखी थी खुद ही, फिर उसके बाद टाइप भी मैंने खुद ही कर रखी थी, तो कुछ मेरे दोस्तों ने जो रह गई थी वो टाइप करवा दी थी, मैंने उन्हें टाइप करके ही भेजा था। इसके बाद उन्होंने अपना ढंग से एडिट किया, सीक्वेंस भी मैंने ही सेट की थी, और जो फ्रंट पेज में जो ये होता है प्रस्तावना, ये सारी किताब को मतलब जब हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद ये लिखा जाएगा क्या लिखना है। दूसरा, ये आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, कोई और पढ़ने के बाद कैसा फील कर रहा है उससे भी वो लिख देगा इसके बारे में। दूसरा, अबाउट द राइटर्स, ये भी किसी और से लिखवाना बेहतर रहता है, क्योंकि हम अपने आप को शायद इतना नहीं जानते। और रिव्यू टाइप चीज़ें भी लिखवाते हैं कई बार लोग अपनी किताबों में, जैसे मैंने बुक प्रिंट होने से पहले आपको दे दी या किसी और को दे दी, तो फिर वो कुछ रिव्यू दे देंगे, वो भी पब्लिश हो जाएंगे साथ ही। फिर जो कवर पेज है, ये एक बड़ा प्रोसेस होता है, बैक कवर क्या होगा और कवर क्या होगा, कवर पेज किन्होंने डिजाइन की? ये फ़ोटो बहुत दिन लगे थे इससे, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हमने एक पेंटर से भी बात की थी कि कुछ ऐसा पेंट कर दो जिसमें पीछे एमडीयू, आगे कोई कपल की फ़ोटो, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था सही सेट। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि मेरी कोई रोमांटिक सी फ़ोटो देखूं। मेरी किसी लड़के के साथ कोई रोमांटिक फ़ोटो थी ही नहीं, और ये मेरा एक क्लासमेट है, इसके साथ ये फ़ोटो बस मुझे रोमांटिक लगी इकलौती। अच्छी है ये, काफ़ी अच्छी है। हाँ, तो मैंने सोचा यही करवा देते हैं। फिर मतलब पब्लिकेशन के पास आप भेजते हैं, फिर आगे क्या रहता है? फिर उसके बाद उनका अपना प्रोसेस होता है, पेज सेलेक्ट करते हैं, वो किस तरीके के पेज पे प्रिंट करेंगे, कितना बड़ा साइज़ होगा, और साइड में क्या होगा, कॉर्नर में, या डिज़ाइन पूरा जाता है। सही है। और मतलब ये यहाँ पे पेज होंगे, या मतलब पूरा अपना समझ उनका गया, एक समझ process गया, डिज़ाइन होता में है। आ जाता है कंप्लीट। हाँ, क्या हाईलाइट होगा क्या नहीं होगा, ये उनका अपना होता है।
कितने पेजेस पे वो करेंगे। और क्या खर्चा आता है अंदाजा इसमें? आपका कितना लगा था? मेरा इसमें लगभग 7-8। 7-8 हज़ार लगा। हाँ, और किताबें थी तकरीबन 40-50 प्रिंट आउट। अच्छा, हाँ, सही है। जो और मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे फर्स्ट एडिशन। उसके बाद दोबारा भी कुछ 20-25 बुक मैंने दोबारा ली। हम्म, तो पहली बार जब पब्लिश हुआ तो 7-8 हज़ार। सही है। और इजीली हो जाता है कि खाली पैसे दें और काम हो जाएगा, या फिर उसके अंदर भी हो जाता है कि पब्लिकेशन हाउस छापने में आनाकानी करते हैं? वो तो डिपेंड करता है कि आपको उनको आपकी राइटिंग ठीक लगती है या नहीं। कुछ होते हैं जो स्पिरिचुअल ही पब्लिश करेंगे, कुछ होंगे जो रोमांटिक टाइप की स्टोरीज, कुछ होंगे जो सिर्फ पोइट्री करते हैं। ये सिलेक्टिव होता है उनका अपना। सही है। लाइफ कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है। मतलब क्या? मतलब स्ट्रगल है अभी। किस तरह का स्ट्रगल? पैसे। पैसा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ठीक ठाक है। फैमिली के साथ इश्यूज हो जाते हैं कई बार। लड़कियां जब, मतलब मुझसे बहुत लड़कियों ने ये पूछा कि आपकी किताब आई है, किताब के फ्रंट पेज पे ये फ़ोटो है, पूछा नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने या क्या रिएक्शन था, इस टाइप की चीज़ें। उन्होंने मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं। मैंने मम्मी को ये दिखाया, मम्मी को शायद मैं पहचान में ही नहीं आई। उन्होंने ऐसे देखा, बोली हाँ ठीक है। मैंने पापा को दिखाया, पापा ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ऐसे लिया, वाह मज़ा आ गया। कुछ खास रिएक्शन नहीं, पता नहीं, शायद मेरे भाई भाभी और सबको पता है, लेकिन वो कभी ऐसे पूछते नहीं है क्या कुछ है। लेकिन ये फ़ोटो जब मैंने अपलोड की थी एक बार, जब ये क्लिक हुई थी, उस टाइम पे मैं 2019 की बात है ये, तो मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया था कि क्या है ये, ऐसी फ़ोटो कौन लगाता है, ये कैसी दिख रही है। मैं कहा अच्छी आई हुई थी इसलिए लगा दी। अब मुझे तो प्यारी लगी, पता नहीं। इश्यूज क्या है? इश्यूज आप बता रहे हैं वो बताएं, इसमें तो कुछ है नहीं जो आपने बताया। हाँ, इस मतलब मेरे पेरेंट्स को कम इशू है, लेकिन मतलब हम 4 बहन भाई हैं। बहन मैं अकेली हूँ। एक बड़ा भाई है, 2 छोटे हैं। मेरा बड़ा भाई हमारे साथ नहीं रहता था, वो मतलब मेरे मामा के घर रहता था। हम तीनों इकट्ठे रहते थे। मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट फील करती थी क्योंकि वो बहुत दिन में मिलता था। तो मेरा ये होता था कि उसके साथ कुछ वक्त गुजरे। दूसरा, उसकी किताब बहुत अलग थी। हम जब जम्मू में पढ़ते थे, हमारी किताबें और उसकी किताबों में बहुत फ़र्क था। तो मुझे ऐसे, मैं उसकी किताबें पढ़ती रहती थी, मैं उसका होमवर्क भी कर देती थी। और उसके साथ मेरा इतना कोई इशू नहीं होते। उसके साथ कुछ हो भी जाए या उससे कोई मेरी बात पसंद ना आए या मुझे उसकी, तो हम ज़्यादा कहते भी नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, मैं जब फर्स्ट ईयर में थी ना, 12th के बाद मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। मेरा भाई उस टाइम पे मुझसे जो छोटा है वो 11th में या 10th में था। मेरे पास फ़ोन हमेशा से ही था, स्कूल टाइम से, तो वो कोई इशू नहीं था। मैं, हमारे घर के पास खेत हैं, खेतों में ही रहते हैं। तो मैं गई ना, तो मैंने किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वो आया और उसने मम्मी को क्या कहा कि मम्मी ये खेत में जाके किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। पहली बात तो मुझे पता नहीं, शायद किसी मामा का ही फ़ोन था शायद। और उसने उसने कहा ये कि उसने चुन्नी नहीं ओढ़ी थी। मैं मतलब आज तक ये बात हमारे घर में कभी नहीं हुई थी कपड़ों के ऊपर। वो पहली चीज़ थी। बड़े भाई ने की थी? मुझसे छोटे ने। अच्छा, आपसे छोटे ने, ठीक है। फिर मुझे बहुत, मैं कई दिन तक ये सोचती रही कि ऐसी बातें हमारे घर में पहले कभी नहीं हुई, मेरे कपड़ों के ऊपर बातचीत नहीं हुई, ये आज क्यों हुआ। मैंने इसके पीछे जानने की कोशिश की, वो किसके साथ रहता है क्या, पर मैं कभी ऐसे कहती नहीं हूँ कि तुम किसके साथ क्यों रहते हो। मैं किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसती। फिर मैंने सोचा छोड़ देते हैं ये बात। उसके बाद काफ़ी मैंने महसूस की उसमें चेंजेस। फिर मैं ये देखती थी कि मैं और वो ज़्यादा साथ रहे हैं, सबसे ज़्यादा।
हमारे बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, और वो चेंज कब से हो रहा है, जब से हम गांव में आए हैं। गांव के माहौल से फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, ये चीज़ें पहले नहीं थी। दूसरा, मैंने पहले कभी मैंने कास्टिज्म नहीं देखा। मैं जब गांव आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था हमारी कास्ट क्या है, हम क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। फिर मैंने देखना शुरू किया, मैंने चीज़ें देखी कि मेरी दादी किसी के घर गई हैं और वो नीचे बैठी हुई है, जबकि उनके बगल में एक खाट है। मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है। और किसी का, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, शायद वो सरपंच थे, उनके घर मेरी दादी पेंशन लेने गई थी, तो उनके घर में कोई छोटा बच्चा था जो खाट पे बैठा हुआ था और वो गिरने वाला था। मैंने जाके उसे पकड़ लिया, तो मेरी दादी बोली रहने रहने दे, छोड़ दे। मैं कहा गिर जाएगा वो। और नहीं, उनके बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ना। तब मेरी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तब मैं 6th क्लास में थी। फिर अगले दिन मैंने मतलब उस टाइम पे एक चैप्टर था, उसमें थी ये चीज़ें कि दलित और कास्टिज़्म, संविधान, आर्टिकल 32, और सर पे मैला ढोने की प्रथा, ये चीज़ें मैंने पढ़ी। उस दिन फिर मैं रिलेट कर गई। मैं कहा अच्छा, ये तो आज भी हैं, ये तो एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं तो बिल्कुल पागल सी हो गई थी कि हाय, मैंने अभी तो पढ़ी और ये तो चल रही है, ये तो बंद ही नहीं हुई। मैं बहुत, मेरा दिमाग घूम गया था। तो ये अपने गांव में एक्सपीरियंस, शहर में तो इससे ये मतलब जब शहर में रहते हुए ऐसी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं नहीं, है? कभी भी नहीं। तो ये मुझे कह कभी सकते हैं कि शहर में कास्टिज्म नहीं है? कम है। कम है, पर है। हाँ, वो तरीके बदल गए हैं। और यूनिवर्सिटी में बिल्कुल है। किस तरीके से सामने आता है? बहुत सी या चीज़ें, दोस्तों के बीच में भी दोस्तों के बीच में भी है। किस तरीके से आता है सामने? है, पर वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? मैंने मतलब मैंने कभी सोचा नहीं, मैं सोचती भी नहीं मेरी कास्ट क्या है, या मैं ये भी नहीं देखती कि सामने वाले की क्या है। लेकिन कई बार चीज़ें आपके सामने अचानक आ जाती हैं, तब आपको पता चलता है। और मेरे मैं एक बार सो रही थी और मुझे ना सोते हुए कई बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर कोई बात कर रहा हो तो मुझे नींद नहीं आती, या लाइट ऑन हो, सुनती रहती हैं चीज़ें। तो मेरे साइड वाले रूम में जो लड़की थी वो मुझसे बहुत अच्छा बिहेव करती थी। मतलब फ्रेंड्स कह लो, हम फ्रेंड्स हैं। तो वो मेरे रूममेट के पास रात में आई, तो मैं गुलाब जामुन लेके आई थी, हमारे घर पे कोई फंक्शन था। तो मैंने और मेरे रूममेट ने अपने अलग से बचा के रखे थे कि रात को जब सब सो जाएंगे तो हम अपने अलग से खाएंगे। बाकी हमने बांट दिए थे। लालची। वो हमारे वो हमारे अपने हिस्से के थे कि कोई और ना खा जाए, तो हम वो रात को छुपा के खाते थे। तो मैं खा के सो गई थी, मेरी रूममेट मेरे सोने के बाद खाने वाली थी। तो कमरे में एक लड़की आती है, तो मुझे सुनाई दे रहा था क्योंकि लाइट ऑफ नहीं थी और मेरी नींद कच्ची थी। तो उसने बोला कि गुलाब जामुन रखे हैं मेरे और जैक के, हमने छुपा के रखे हुए, खाएगी? तो बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। वो बोली अरे खा ले, बहुत बहुत सही बनाते हैं ये, इन्होंने खुद से बनवाया। तो उसने कहा कि मैं उसके घर का नहीं खा सकती। तो उसे भी बड़ा अजीब सा लगा ही। वो बोली कि क्यों? बोले कि नहीं, मैं उनके घर का नहीं खा सकती। तो मुझे ये बात बहुत हर्ट हुई, लेकिन मैंने सोने का नाटक किया, मैं उठी नहीं, क्योंकि मुझे भी पूरा सुनना था। तो उसने कहा कि मेरी, फिल्मों में होता है या सीरियल्स हाँ, में, सोते सोते साजिश बनाएंगे। हाँ, मैं फिर पूरा, मुझे सुनना था कि मेरी फ्रेंड का क्या है इस पे, उसका रिएक्शन क्या होगा। उसने बोला कि तू किस लिए पढ़ती है? तो उसने कहा कि मैं ना कोई यूनिफॉर्म वाली जॉब, एसएसबी, सीडीएस या आईपीएस टाइप की कोई जॉब चाहिए मुझे। उसने कहा तेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं, तुझे लगता है तू आईपीएस बनने लायक है? उस लड़की को ये बात फील हो गई और वो वहाँ से चली गई। उसने कहा कि मैंने जया के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा और मैंने कभी पूछा नहीं, और हमारे घर में भी ऐसा कुछ सीन नहीं है। जया हमारे घर भी आती है और हम ऐसा नहीं सोचते। और
उसके बाद उस लड़के से मेरी कभी अच्छी बनी नहीं। उसके बाद उसे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये बातें पता थी। तो उसके बाद मैंने चीज़ें नोटिस करना शुरू की, और वो मेरे साथ ही नहीं था, वो औरों के साथ भी सेम चीज़ें करती थी। फिर मुझे पता चलने लग गया, मैं नोटिस करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा तो पीएचडी में जो सीन है वो तो सबको ही पता है। क्या सीन है पीएचडी? मेरे को नहीं पता है, मेरा यूनिवर्सिटी से इतना ताल्लुक नहीं रहा। मैं कॉलेज ख़त्म किया और उसके बाद अपना काम में लग गया ना। क्या सीन है पीएचडी का? कास्ट के हिसाब से आपके असेसमेंट लग जाते हैं, कास्ट के हिसाब से आपका पीएचडी में एडमिशन रुक जाता है या हो जाता है। और एडमिशन का प्रोसेस किया है पीएचडी में? आपने मास्टर्स किया, उसके बाद हर कोई पीएचडी करने के लायक हो गया, ये है हाँ। कॉमन है। उसके बाद किसका एडमिशन होता है पीएचडी में? एंट्रेंस होता है, हम्म, जैसे एमए के लिए एंट्रेंस होता है वैसे ही पीएचडी के लिए एंट्रेंस होता है। इंटरव्यू होते हैं, आपके इंटरव्यू के और उसके जो एंट्रेंस के मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे होते हैं। नेट और जेआरएफ अगर हो, जेआरएफ वालों को डायरेक्ट भी मिल जाता है, उसके उनको एंट्रेंस नहीं देना होता, सीधा इंटरव्यू देना होता है। नेट वालों को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है मार्क्स में। और कैसे रुकते हैं? इंटरव्यू का जो खेल है हम्म, वही सारा है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बताया कि वो एससी कैटेगरी से थी, उसका इंटरव्यू था। उसने आके बताया कि मुझसे उन्होंने पूछा कि प्रपोजल या किस टॉपिक पे तुम रिसर्च करना चाहोगी, तो उसने बोला कि मैं दलित लिटरेचर पे करना चाहूँगी। तो प्रोफेसर ज़्यादातर अपर कास्ट वाले थे, वो हंसे उसके ऊपर, उसे बहुत बुरा फील हुआ, रूट क्या गई। जो प्रोफेसर बैठे वो भी कास्टिस्ट बहुत मेंटेलिटी लेकर के ज़्यादा, बैठे हैं। बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, पैदा तो भी कोई भी किसी भी कास्ट में हो सकता है, लेकिन इस पद पे पहुंचने के बाद तो आप इस तरीके की सोच रखें जिससे स्टूडेंट्स पे उसका असर ना हो, समाज पे असर ना हो। बहुत ज़्यादा। ये किताब जो आपने लिखी, जैसे, और सही बात है, बहुत से लोगों को लगता है कि चैट है ये व्हाट्सएप की। आइडिया क्या था कि किस तरीके से लिखना चाह रहे थे इसको? और मेरे को ये किताब जो है, किताब का जो आइडिया है, कॉपी लगता है, वो बाद में बताऊंगा, मेरे एक फेवरेट राइटर है उनका कॉपी लगता है। मैं बताऊंगी, मैंने ना रविश कुमार की एक किताब वही। पढ़ी थी, वहां से मुझे कुछ आइडिया हुआ था। और मैं बोलती हूँ ये तो मैंने इश्क में फेसबुक पे शहर लिखा होना। हुआ। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, हर किसी को पढ़नी चाहिए, इश्क में शहर होना। और मज़ा आता है उसके अंदर, आप घुल जाओगे, दिल्ली को छान मारोगे, एक तरीके से घर बैठे बैठे पी आप दिल्ली घूम जाओगे। रहे हो। मैंने वहीं से मुझे ये हुआ कि ये एमडीयू के बारे में क्यों नहीं हो सकता। मैंने जब ये उस टाइम तो 17 स्टोरी लिखी थी मैंने, तो मैंने लिख दिया कि 17 स्टोरी इंस्पायर्ड बाय रविश कुमार, रेडी टू पब्लिश। तो मैं मानती हूँ ये। तो इसको वही मैं और किताब में ये भी देख रहा था, इसका कोई एंड नहीं है ना कोई स्टार्ट है, हाँ। मतलब बिन सिर पैर की किताब है ये। ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं पे इसका एक कनेक्टिविटी बनानी चाहिए, स्टार्ट और एंड जो है कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखे कि हाँ यार, ये कहानी वहाँ से यहाँ तक चल रही है, क्योंकि पूरी किताब के अंदर ये कहीं से कुछ भी शुरू हो जा रहा है। कहानी नहीं है, बस कुछ किस्से हैं, सही है। कुछ कन्वर्सेशन सी है, किस्से हैं अलग अलग जगह पे बैठकर कपल किस जगह के बारे में क्या सोचते हैं एमडीयू में, उस तरीके की। ये कोई कहानी नहीं है बस। किसी ने कहा कि और भी होना चाहिए था, काफ़ी छोटा लिखा है, कम लिखा है। हाँ, मेरे को यही फील हो रहा था पढ़ने में, यार कि खत्म हो गई, इतनी जल्दी खत्म हो गया। गई। हाँ, हाँ, इसका दूसरा हिस्सा आ रहा है। आना है अभी। सही है। अ, आपका कुछ लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा था, वो पोइट्री थी या मुझे नहीं पता उसको क्या कह सकते हैं, आर्टिकल्स टाइप। आर्टिकल्स टाइप में बहुत सारे राइटर्स के रेफरेंस दिए होते हैं। जैसे एक में आप लिखते हैं कि मैं मिलना चाहती हूँ इमरोज से, सोचती हूँ कि काश किसी दिन उसके कैनवास पर मैं उतर पाती, या फिर वो मुझे भी खत लिखते खफा होने के बावजूद, जैसे अमृता प्रीतम को लिखा करते थे। क्या सीन है, मतलब अलग इतने सारे राइटर्स का रेफरेंस एक ही आर्टिकल में देखने को मिल जाता है। पता नहीं, मुझे ये लगता है कि हर किताब कुछ ना कुछ दे के जाती है। कुछ, ये मैं मानूं कि इतने जो जितने राइटर्स का नाम था वो सारा आपने पढ़े हुए हैं, सबका लिखा हुआ? हाँ, ज़्यादातर। क्योंकि फिर मैं ना उनके कैरेक्टर को अपने भीतर ढूंढ लेती हूँ
या कनेक्ट, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ मैं अपने आप से। कई बार ये चीज़ें खराब भी कर देता है रियल लाइफ में, क्या प्रैक्टिकल लाइफ क्या में वो दिक्कत आती चीज़ें है, जैसे कोई चलती एग्जांपल? नहीं। जैसे मु- एक बात बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी, तो उस टाइम पे मलाला की खबरें आती थी, वो जो इशू चला मलाला हुआ था। यूसुफजई। हाँ, तो फिर मैं डेली खोजबीन के कहीं से भी मैं पढ़ लेती थी कि आज मलाला ने ये लिख दिया, आज ये लिख दिया, ऐसे हंगामा हो गया। उस टाइम तालिबान चल रहा था, अब क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी सी रहती थी, पता नहीं क्या होगा मलाला के साथ। मेरा डेली का ऐसे गुजरता था। तो फिर मैंने पढ़ा कि मलाला स्कूल बस में थी, उस पर गोली चल गई। और तो मैंने पढ़ लिया, मेरे दिमाग में मुझे ये था कि मैं ही मलाला हूँ, मैं ही हूँ मलाला। मुझे ये लगता था। तो अगले दिन मैं स्कूल में गई, तो ऐसे सीट होती थी गांव के हिसाब से कि पहले हमारा गांव आता था, तो इस गांव के बच्चे बैठेंगे, वो खड़े रहेंगे ताकि आसानी से उतर सके। जो स्कूल के नज़दीक जो गांव होगा, वो वाले बच्चे खड़े रहेंगे ताकि तो ऐसा कुछ होता है। तो मेरी जो फिक्स सीट थी, मैं उस पर खड़ी होती थी। मैंने खड़ा होना शुरू कर दिया था कि मुझे तो अब गोली लगेगी। मैं तो बोला था। इसको आप मान सकते हैं, वो जितनी फेमस हुई थी गोली लगने से, उसकी वजह से ये फीलिंग थी, वो उस तरीके से फेमस होना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था ना, तभी से मुझे ये लगता था कि मेरे जैसी है, मेरे जैसी है, मैं उसके जैसा सोचती हूँ। ऐसा मतलब मुझे मिलने का भी बड़ा उससे कि मैं एक दिन मिलूंगी। सही है। एक चीज़ आपने लिखी है, और मेरा खुद ये जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अलग क्यों समझा जाता है कि जो पुरुष या लड़का रो देता है किसी लड़की के सामने, तो समझना है कि तुम उसके लिए कितनी खास हो। हाँ, क्या है इसका रेफरेंस, क्या है, मतलब क्यों ये बात वैलिड है कि कोई लड़का अगर किसी लड़की के सामने रो देता है तो वो लड़की उसके लिए बहुत ज़्यादा खास है? क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी लड़के को अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए, बहुत कम। तो अगर हम किसी के सामने अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत खास इंसान है। और पुरुष, मैंने पढ़ा है कविता में कि पुरुष का रोना एक दुर्लभ स्थिति है, अगर तुम उसे देख रही हो तो उसका सहारा बन जाना, ऐसा कुछ। मतलब मैंने खुद भी नहीं देखा है किसी, मेरे पापा को देखा है इमोशनल होते हुए, इसके अलावा मैंने नहीं देखा, मेरे भाइयों को नहीं देखा, बहुत कम। और लड़कियों के रोने में और लड़कों के रोने में क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब इमोशन तो उसमें भी है, लेकिन उन जिस तरीके से प्रेजुडिस है उनके बारे में कि बात बात पे रोना शुरू कर देती हैं लड़कियां, ये वो। असल में ऐसा है नहीं, बात बात पर कोई नहीं रोता। लेकिन हाँ, वो थोड़ी इमोशनल है लड़कों से ज़्यादा। इमोशन एक्सप्रेस कर देती है ज़्यादा, ये कह सकते हैं, सही वर्ड ये। इमोशनल तो सभी होते हैं। हाँ, लेकिन कहा यही जाता है क्योंकि जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते या कर पाते, उनके हिसाब से वो इमोशनल नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है एज पर सोसाइटी। और यहाँ पे इमोशनल होने का मतलब खाली है कि जो रो देता है वो इमोशनल है, एज पर सोसाइटी। तो आप सोसाइटी से अलग कैसे सब चीज़ मान के चल रही, तो जैसे आपके लिखने में आप जताते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती मैं सोसाइटी में शामिल हूँ, मेरी कभी बन नहीं पाती। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं होते लोगों के जैसे पास। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स, लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों को भी कह देते हैं कि लड़कियां जब, जैसे मैं कह देती हूँ कि शादी करनी होगी तो मैं अपनी पसंद से करूँगी वरना नहीं करूँगी। तो पहले तो ये बात लड़कियों के लिए कहना ही बहुत बड़ी बात है, नहीं कह पाएंगी। मेरे पेरेंट्स का क्या जवाब होता है, या मेरे पापा का, कि हम ढूंढ देंगे या हम अच्छा ही ढूंढेंगे, तुम्हारे लिए ढूंढेंगे, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी पसंद का। मेरी पसंद के कलर तक नहीं पता होगा आपको,
हमारे पेरेंट्स को, वो कैसे ढूंढ देंगे हमारी पसंद का। ये भी सीन है क्या, मेरे को ये कलर पसंद है। लड़कियों का है ना, वो बहुत चूजी हैं अच्छा। कलर्स में, कपड़ों में। तो जिस लड़की को जल्दी से कपड़े पसंद नहीं आते, आप उसके लिए उसकी पसंद का इंसान कैसे ढूंढोगे, जबकि आपको ये भी नहीं पता उसकी पसंद क्या है। हम्म। और मुझे लगता है, अब ये मेरे केस में भी है कि लड़कियां झूठी हैं। मैं मतलब हम ये, जैसे मेरा है, सबको ये लगता है कि मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट हैं भी, मेरे पापा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है हम खुद भी एडजस्ट कर रहे हैं। हम बस छुपा रहे हैं कि हम वो कपड़े पहनते हैं या वो खरीदते हैं जिसमें हम भी एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा शो ऑफ तो नहीं होगा, ये स्लीव थोड़ी इतनी पहन लेते हैं, इसमें उनको भी इशू नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा। लेकिन असल में वो एडजस्ट ही तो है, हम उनके अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि इस पे इशू होगा, इस पे नहीं होगा, तो हम ये यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। कैसे टैकल करोगे इसको? एक तो जैसे आपने कहा कि आप भी झूठी हैं, वो आप लॉयर हैं तो डेफिनेटली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लॉयर कुछ नहीं। झूठे नहीं होते। उनसे ज़्यादा नहीं होता कोई? नहीं, वो झूठे नहीं होते, तो क्या होते हैं? वो बस अपनी बात को अलग तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। कौन सी बात को? अलग बात क्या होती है उनके पास? केस आते हैं, उसके अंदर उनको ये होता है यार, ये चल ऐसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बोल देते हैं। हाँ, तो बातों को घुमाना। जीतना मकसद होता है, चाहे झूठ बोल के जीतो चाहे कह दो जीतना यार। मकसद नहीं होता। और क्या होता है? नहीं, और वकील का मकसद क्या है भाई? क्या मकसद है बताओ? लॉ में ना थ्योरी होती है पनिशमेंट की अलग अलग, हाँ। 5 थ्योरीज हैं। तो अगर कोई बंदा है, मान लो अगर आप क्रिमिनल हो, मेरे पास आए हो, मैंने चोरी की है, आप मुझे तो सच बताओगे कि मैंने चोरी की जब थी। मैंने चोरी की है, मैं क्रिमिनल, मैंने चोरी की है, और हाँ। आप वकील हो, आपके पास आए, ठीक है, आपको आप बताओ। मुझे बताओगे। अब मैं ये डिसाइड करूंगी कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके भीतर उस चीज़ को लेके रिग्रेट है, आप आगे से नहीं करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। ये बकवास बात है। रिफॉर्मेशन एक थ्योरी है, हाँ। रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अरे ये सेम चीज अगर मर्डर करके आया और तब बोल रहा है कि भाई किया है पर बचा ले, कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि बच क्यों जाए। नहीं? बच जाए वो एक अलग बात है, वो आप केस नहीं जीत पाते अलग चीज है। हम अपनी मेहनत करते हैं। हाँ वही ना, जितना झूठ हो सकता है परोसा जाता है। मैंने ऐसा कोई केस लिया नहीं अभी तक, तो मैं आपकी अपने बात बारे नहीं में कर रहा, नहीं मैं कह वकील को जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं पर्सनल थोड़ी जा रहा हूँ आपके ऊपर, मैं वकील और वकालत को जनरलाइज कर रहा हूँ। इतनी तो सोसाइटी देखी है, ठीक है, मतलब सकती है, लेकिन मैं ये अपने बारे में नहीं सुनूंगी। ये कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी करनी पड़ती पड़ती है, एडजस्टमेंट। सही है, सही है। मोहब्बत क्या है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? डिफाइन अगर करना हो तो? मुझे लगता है कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको अपनी खुशी से इम्पोर्टेंट दूसरे की खुशी लगने लग जाए, आपको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका मुस्कुराना या उसकी ज़रूरतें पूरी करना या उसके लिए कुछ करना लग जाए, उनकी आज़ादी से आपको इनसिक्योरिटी ना हो कि वो मुझे छोड़ के चला जाए। कई बार हम पोजेशन करना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि प्यार पोजेशन होगा तो प्यार है, अगर वो चला गया तो नहीं है। आज़ादी, प्रेम का वास्तविक रूप केवल स्वतंत्रता है। किसी को, मैंने एक लिखा था एक बार कि किन महीनों में स्वतंत्रता? हर चीज़ में। हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें उनसे प्रेम है या हमें उनसे, लेकिन जैसे ही मैं ये कहने लगूं कि मेरी पसंद ये है या मैं ये चाहती हूँ, वो प्रेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको दिखेगा कि कितना प्रेम था। मेरी एक दोस्त थी, तो वो अपने दोस्तों से फिजिकल होती थी
ये बोल के उसका बॉयफ्रेंड अलाउ करता है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो एक ओपन रिलेशनशिप में है। इस मोहब्बत को आप कैसे आंकोगे? आज़ादी दी हुई है पूरी, लड़का पूरा भरोसा कर रहा है, ठीक है, जबकि वास्तविकता ये थी कि उस लड़के को कोई आइडिया भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। इसको आप कैसे आंकोगे, इस धोखेबाजी को? मैं ये मानती हूँ कि चीट करना सिर्फ फिजिकल होना नहीं है, झूठ बोलना भी तो चीट है। वो तो है ही, झूठ बोलने के पीछे पर रीजंस बता देंगे कि यार ऐसा होगा ना, हाँ। बाद में बताने वाली होती। लेकिन जब आप फिजिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, आप अपने पूरे के पूरे दिमाग के साथ, प्लानिंग के साथ इन्वॉल्व होते हो। तो उसमें प्रेम खास करके कहाँ है? प्लानिंग के साथ, खास करके प्लानिंग के साथ। नहीं, प्रेम वो कह रही है उस लड़के से कर रही है जो उसको समझ रहा है, आज़ादी दे रहा है, पर उस लड़के को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँगी, पर आज़ादी है यहाँ पे, आप आज़ादी जिस है। तरीके से वो आज़ादी समझ रही है। और अगर वो लड़का इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो लड़की बाद में ये बोलेगी, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम मुझे आज़ादी से जीने नहीं दे रहे हो, हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। तो वो फिर लड़के के ऊपर ये दोष आ जाएगा कि लड़का बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा था, कंट्रोल करना चाह रहा था महिला को। इस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है इस चीज़ को। लेकिन असल तो ये है ना कि और अगर सेम चीज़ लड़कों के लिए भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ लड़की, पर ये सिचुएशन मैंने समझ पर्टिकुलर लड़की के लिए देख रहा हूँ। मैं समझी, लेकिन अगर उसे उसके अगेंस्ट दिमाग लगाना पड़ रहा है तो फिर प्रेम कैसे हुआ? मेरे हिसाब से दिमाग जब कम हो जाए ना, दिमाग कम लगाने लगे आप, तभी प्रेम संभव है। दिमाग से चलोगे तो वहाँ प्रेम नहीं रह पाता। किसी शायर ने कहा है कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। अक्ल लगाने लग गए तो फिर प्रेम कहाँ रहा? अक्ल से परे चले गए सबसे। फेवरेट राइटर कौन है आपका? बहुत सारे। किसी का कुछ लिखा हुआ और नाम के साथ? मैं, हाँ, 2 किताबें हैं। एक तो गुनाहों का देवता। बड़ी बेकार किताब है, मैं निहायती बेकार मैं ये किताब नहीं है, कह ये रही, मेरा मानना है। भले ही वो बहुत अच्छी किताब है, पर मैंने जो पढ़ी ना, मैं ये मैंने देख रहा हूँ। फेवरेट का ही नहीं से मैं अच्छा। कह रही हूँ कि मुझे वो याद रहती है क्योंकि उसे देखकर मैं रो सकती हूँ। और एक है मुसाफिर कैफे, वो जिसे किताब देखकर मैं लिख पढ़ते, सकती हूँ। गुनाहों का देवता वो पढ़ते हुए ना, मैं ऐसा सोच रहा था यार, ये किताब है ना, अगर इसमें 200 पन्ने हैं तो ये किताब 50 पन्नों की भी नहीं है। और धक्के से खींच रखी है उसको, एकदम कहते हैं जबरदस्ती कर रखी है उनके जो राइटर है। भले उन्होंने बहुत अच्छा कुछ लिखा और हो सकता है वो किताब अच्छी हो, पर मैंने जो फील किया ना उस किताब को, ऐसा था यार स्टार्ट कर दिया, ख़त्म तो करनी पड़ेगी। इस तरीके से ख़त्म हुई, और मैं लेके भी ऐसे आया था, आप जैसे लोगों ने जगह जगह उस किताब को इंटरनेट पे फैला रखा है, इसके जैसी कोई किताब नहीं। मैं यार ये तो पढ़नी है, ये नहीं पढ़ी तो ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में कुछ रह गया है। वो ऐसा लगा कि दिन खराब हो गए मेरे किताब लेकर के। ऐसा मैं 2-3 नहीं हफ्ते है। तक कुछ पढ़ नहीं पाया था वो किताब पढ़ने के बाद से, इतना मूड खराब हुआ था मेरा पढ़ाई की ओर से। मुझे तो ये भी लगा कि उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही खराब लिखी हुई है, ये भी लगा मुझे। अब वाइब मैच कर रहा हूँ। ये एक उसमें एक लिखा हुआ है कि औरतें बात तो करेगी प्रेम की, और पता नहीं क्या था कि स्पिरिचुअल टाइप कुछ, वहाँ तक कि जन्नत जहन्नुम की बात करेगी, लेकिन आखिर में वो अपनी सारी चीज़ें भूल के मर्द को सिर्फ अपना शरीर सौंप देती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करती। मुझे इतना वाहियात लगा, मैं किस फेंक दूंगी मैं इसे। लेकिन बस पता नहीं। और रोने जैसा क्या था उस किताब में? मतलब इतना बोरिंग सिस्टम चल रहा है, क्या था उसमें रोने का? मुझे उस लड़की के लिए बहुत दुख हुआ कि वो बेचारी मर गई। मुझे उसके मरने पे बड़ा दुख हुआ। ठीक बस है, बाकी मानने लायक नहीं आपकी बात, पर मान लेता हूँ, कितना खींचेंगे। मतलब ये था कि मार डाला एक लड़की को, सोसाइटी ने, समाज ने, और जो भी पुरुष थे उसकी जिंदगी में, सबने मिलकर एक लड़की को मार डाला। उसके अंदर का जो, वो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट थी, वो एक, मुझे लगता था कि वो आने वाली कोई वर्जीनिया वुल्फ टाइप की विमेन बन जाएगी, लेकिन उसको मार डाला। और पता नहीं इतनी कि कैसी लड़कियां होंगी जिनको ऐसे ही ख़त्म किया हो। तो वो चीज़ मुझे दुख
दुखी कर देती है। पर हो सकता है राइटर का पर्सपेक्टिव ये हो, वो रियलिटी लिखना चाह रहा हूँ, इस वजह से ये किताब इतनी ऐसे लंबी खींचती जा रही है। कैसे टैकल करोगे? अभी आप वकालत भी कर रहे हो, और मैं इस जानना चाह रहा हूँ कि आपने इतना कुछ पढ़ा है लोगों के बारे में, तो जैसे आपकी दोस्त बिहेव कर रही है कि हॉस्टल में वो ऐसा है कि आपके हाथ का दिया हुआ नहीं खा रही है, हाँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी कास्ट अलग है उनसे, और अलग में भी वो जिस कास्ट को इन सोसाइटी लोअर माना जा रहा है उस कास्ट में है, तो इस बिहेव को लेकर के गवर्नमेंट या लोग क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता। आप किसी के दिमाग से नहीं निकाल सकते। हो सकता है आप किसी, अगर किसी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, आपसे ऊपर का जो पोस्ट है उस पे कोई लोअर कास्ट का हो, एग्जाइटी फील होने लगती है नीचे वाले को, उसे लगता है कि उनसे ऑर्डर लेते हुए इससे ऑर्डर कैसे लूँ। मैंने ये फीमेल्स के साथ देखा है, मैंने हमारे कोर्ट में खुद देखा है कि अच्छा, जैसे अब उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फीमेल्स, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं एक सीनियर है हमारे एमडी से ही थे, मैं उनके चैम्बर में बैठी थी, तो कोई आया वहाँ पे और उसने बोला कि सर किसी केस के बारे में बात करनी है, तो उसने कहा आओ बैठो बोलो, तो बोलता कि अकेले में बात करनी है। सर को भी और मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि अकेले में बात करनी मतलब, तो उसने बोला कि वो बोला क्या है ऐसी बात, बोला कि वो बस केस की सिचुएशन बतानी थी। तो सर ने एक चीज़ कहा कि तुम जब मुझे ये सिचुएशन अगर अकेले में बता के चले जाओगे, मैं उसके बाद इससे ही डिस्कस करूँगा ये। उस टाइम में मुझे एक फील हुई चीज़ कि हालांकि मैं ड्रेस में हूँ, मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मैं दिख रही हूँ कि मैं एक लॉयर ही हूँ, वो नहीं मान रहा था ना इस चीज़ को, वो नहीं चाहता था कि मेरे आगे उसकी चीज़। वो तो आपको जानता नहीं है, ये जान रहे हो। कोर्ट में जो यूनिफॉर्म में है वो सारे लॉयर हैं। ठीक है, आपको कैसे लगता है कि मैं नहीं हूँ? वो तो कैसे? उसमें तो प्राइवेसी का मैटर हो गया ना, नहीं वो होगा अभी नहीं, जैसे कि कुछ भी नहीं था, उसे ये था कि मुझे लव मैरिज करनी है, नहीं, और तो उसने ठीक फिर मेरे है। सामने बात भी कर ली सारी, जब सर ने उसे ये बोला। अरे ठीक है, वो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में ये भी तो हो गया ना, लगा लीजिए आप दो लोग बैठे हैं और मैं आ रहा हूँ, मैं किसी को जान रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे बात कर पाऊँगा, लेकिन आपके साथ में आपका दोस्त बैठा है, वो भी लॉयर ही है, मैं उससे नहीं बात कर पा रहा हूँ इस मैटर के ऊपर, पर आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, तो वो तो एक पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया ना उसका। नहीं, उसके बाद उसने बताया कि उसे लव मैरिज करवानी है, ये वो तो मैं भी करवा देती, और वो बहुत कॉमन सी चीज़। उसने 2 लाइन कहा कि एक लड़की है और मेरी नॉन है और हमें लव मैरिज करनी है। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें भेदभाव वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो जिसको जानता है, जिसके ऊपर भरोसा कर रहा है, बस उनसे बात करना चाह रहा है। वो हाँ, किसी और के पास भी जाता, हाँ, या हाँ, तो वो जिसके भी भी पास फीमेल हो होती। जाता है वो जानता है। नहीं, मुझे लगता है अच्छा, ये फीमेल होने की वजह से, फीमेल वाली चीज़ है ठीक है, ये। ठीक है, मैं ये एंगल कंसिडर नहीं कर रहा था। आप फीमेल को मेल लॉयर से कम आंकते हैं, बात ये है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेटर आर्ग्यूमेंट कर सकती हैं। औरों को ये सटायर नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इन नहीं, टर्म्स ऑफ लॉ या इन टर्म्स ऑफ कोर्ट के सामने ज़्यादा बेटर आर्ग्यूमेंट कर सकती है। ये औरों को नहीं लगता। मतलब वो कोशिश करते हैं कि फीमेल को केस ना दे, मेल हायर करे कोई भी। और होता है, मतलब इससे कुछ फ़र्क पड़ता है रियल में? मुझे नहीं लगता इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो वो बात है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कैसी आर्ग्यूमेंट है, ये तो जेंडर पे तो डिपेंड नहीं है ना। कैसे चेंज हो सकता है ये सिस्टम, घर पे भी और बाहर भी, वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में, सड़क पे? मुझे लगता है बात करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए। डिस्कस ही नहीं होती फैमिली में कभी। मतलब मेरी फैमिली को छोड़ दें, अगर मैं जब किसी को बताती हूँ कि
ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें डिस्कस हो गई थी घर में, तो उन्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होता। अब होने लगा, पहले जब मैं बता देती थी मेरे दोस्तों को कि वो कहते थे झूठी है। इस मैटर पे कभी बाप अपनी बेटी से डिस्कस करता है? होता ही नहीं ऐसा, लेकिन होता है। कभी लगा है कि लड़की नहीं होनी चाहिए थी खुद को? हाँ, कई बार रातों में घूमने का मन करे था, या फिर कुछ और चीज़ें। मतलब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ बैठी हुई थी और अंधेरा होने लगा था यूनिवर्सिटी में। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो कम ही बच्चे आते थे और हमारे एग्ज़ाम्स थे, इसलिए हम आए हुए थे। तो मैं उसके साथ बैठ, तो मेरा ये था बहुत दिन में मिले हैं लॉकडाउन के बाद, तो बैठे रहे कम से कम 8-9 बजे तक। 6 बजे अंधेरा होने लगा और कोई सिक्योरिटी गार्ड टोक रहा है, और मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि उसने टोका क्यों। तो उसने कहा कि लड़की हो ना तुम, इसकी वजह से। मैं कहा अच्छा, तो लड़कियां बात नहीं कर सकती, अब इसके लिए जेंडर तो चेंज नहीं करवा सकती ना मैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल में इस लेवल तक बहुत- जेंडर बायसनेस है ना, बहुत और ज़्यादा, बहुत ये ज़्यादा। सारी की सारी ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी हो रहा है। हाँ, और इसी चीज़ को, इस चीज़ पे हमारे पहले भी डिस्कशन हुई थी, और ये वीडियो जब हमने अपलोड की थी तो लोग कमेंट कर रहे थे कि इनको तो बाद में कुछ हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि सिक्योरिटी नहीं है, वो नहीं है, पहले से ही क्यों नहीं प्रिकॉशन अपना रहे। इस तरह का दिमाग लेकर के लोग आते, और निहायती वाहियात कमेंट थे, और भी नीचे अगर मिल जाते हैं, मेरे को ठीक से याद नहीं, पर था इतना, मैं कंसिडर कर सकता हूँ वाहियात बना था। इसको कैसे देखते हो कि जब वो सिक्योरिटी का हवाला देकर कहते हैं कि यार जल्दी से कमरे में बंद हो? कमरे में बंद होना सिक्योरिटी कहाँ है? कमरे में बंद होने से कोई सिक्योर कैसे हो सकता है? तो वो तो मान रहे हैं ना, कोई बाहर छेड़ देगा, अंदर कमरे में छेड़ेगा नहीं। देखो, एक पहली बात तो इंडिया में कहीं भी कभी भी मैं ये मानती हूँ कि सही चीज़ पे डिस्कशन नहीं हुआ, सही चीज़ पर डिबेट नहीं हुई। मैं अगर बात करूँ कि कास्टिज़म है, कास्टिज़म है, कास्टिज़म पे बात नहीं होगी, बात होगी रिजर्वेशन पे। मैं अगर बोल दूँ फीमेल सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है, या फिर मैं बात करूँ कि मुझे हॉस्टल की टाइमिंग बढ़वानी है, या मुझे रात भर सड़कों पे घूमना है, आज़ादी चाहिए, बात आएगी मेरी सिक्योरिटी पे या मेरे कैरेक्टर पे। मैं अगर बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, दंगे हो रहे हैं, मार काट हो रही है, लोग लेके आएंगे फटाफट मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, आप उस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहे, अलग से चीज़ नहीं लेके आ जाएंगे, उसमें घुसा देंगे और मुद्दा ख़त्म। और इस देश में तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ है, कुछ भी बात कर लो कोई और ही मुद्दा आ रहा है। ये जो टाइमिंग को लेकर के भेदभाव है, खास करके यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पे जहाँ से जेंडर इक्वलाइजेशन सीखने की चीज़ है, जहाँ जगह है, वहीं पर वो भेदभाव हमें देखने को मिलता है, और वहीं से कह सकते हैं ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मैंने अब तक देखा है। पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जगह है इस चीज़ को लेकर के, जहाँ पर नहीं देखा गया, मैंने खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। आपके MDU में है, या और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में देश भर में है। इस चीज़ को कोर्ट के थ्रू टैकल नहीं किया जा सकता? आप कोर्ट में कोई PIL डालें या फिर केस करें और बाद में चैलेंज करें इस चीज़ को कि भाई लड़कों का टाइम आप पूरी रात ओपन रख रहे हैं हॉस्टल, और लड़कियों का जो 7-8 बजे बंद कर दे रहे हैं, ये कह करके कि लड़कियां बिगड़ जाएगी या उनको कुछ हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो उनका ही वो है ना, काम है। पहले बात तो कर सकते हैं हम ये, और हम ऐसा करने की सोच भी रहे हैं। ये तो मैंने बोल दिया तो आप कह रहे हो, पहले तो नहीं, नहीं आपने बताया? नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं और काफ़ी दिनों से। कौन हम? मतलब मेरा एक ग्रुप है। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक स्टेट होता है, स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटी अपने आप में एक स्टेट है। तो कोर्ट से ऊपर तो नहीं है ना यूनिवर्सिटी? बात वहाँ तक बाद में जाएगी, हम्म। पहले इंटर जो वहाँ की जो स्ट्रक्चर है उससे बात करनी पड़ेगी। तो वो जब उसके कर ही बाद नहीं रहे हैं, वो तो यूनिवर्सिटी को करना होता तो पहले कर दिया होता। इस चीज़ को लेके बहुत बार आवाज़ें भी उठाई गई हैं, लेकिन कभी नहीं कर रहे। जब वो नहीं कर रहे तो कोर्ट के अलावा क्या रास्ता है, और क्यों नहीं बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके डर से, या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, इवन मेरे वालों ने भी नहीं किया था, वरना हम तब शायद ये एक्शन ले लेते।
और स्टूडेंट इसलिए भी नहीं जाते कोर्ट तक कि रेस्टिगेशन जैसी धमकियां मिल जाती हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी चीज़ है। और क्योंकि हम अब बाहर वाले हो गए, हॉस्टल के तो नहीं हुए ना, तो हम कैसे कर दें उनके बिहाफ पे, तो ये इस पे हम सोच रहे हैं कैसे क्या करना है। तो PIL तो पब्लिक इंटरेस्ट में हाँ, है ना, हाँ, उसमें फिर वही तो। हॉस्टल का होना क्यों जरूरी है? इसी पे तो सोच रहे हैं कुछ। आजकल क्या पढ़ रहे हो? अभी तो एक बुक मिली थी थोड़ी देर पहले, मानव कौल की, वही। टूटी हुई बिखरी हुई। हाँ, नाम भी ध्यान नहीं मुझे तो, लेकिन ये पता है कि मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा है? जेंडर आइडेंटिटी, लेस्बियन रिलेशनशिप्स, बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, LGBTQ राइट्स। तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है इस पे। जो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हाँ, मुझे तो उस दिन बड़ा दोगलापन सा दिखता है उसमें पूरा। बड़ा बुरा फील हुआ। हम्म। पर देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शन तो दी है कि लो बनाए इस पे, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मुझे मतलब ज़्यादातर जो हमारे नेता हैं या लेजिस्लेटर हैं जो कानून बनाते हैं, मुझे लगता है वो पढ़े लिखे हैं नहीं, जाकर बैठ गए हैं सत्ता में, और वो अनपढ़ लोग जिनको कुछ पता है नहीं, जो स्टेटमेंट दे देते हैं कि रेप की वजह स्कर्ट है, वो हमारे लिए बनाएंगे। और बैठ थोड़ी गए, बिठाया गया है उनको। हाँ, वही अच्छे तो। से सजा धजा के आपने माला पहना के भेजा है वहाँ पे। वही तो। तो बैठ गए थोड़ी मत बोलो, सोसाइटी को बोलो उनकी कोई गलती नहीं है भाई, वो आप लोगों में से निकले हैं। यही तो प्रॉब्लम है। एंड की तरफ बढ़ते हैं इस बातचीत में, जहाँ पर मैं आपका लिखी कोई पोइट्री सुनना चाहूँगा और हम उसके साथ इसको ख़त्म कर देंगे बातचीत को। अगर उससे पहले आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। पता नहीं, बुक का प्रमोशन करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, बुक हार्ड कॉपी अवेलेबल है मेरे पास, और अमेज़ॉन पे लिंक भी है, आगाज़ मोहब्बत नाम से। और आगाज़ ज़्यादा मोहब्बत ही है, आप सर्च करके जया सरासर, सरासर मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। आप इन ये राइटर का लेकर के किताब को पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। कुछ हद तक रविश कुमार ने जो लिखा है इश्क में शहरों में, उसकी फीलिंग आएगी। आप MDO के बारे में जान पाएंगे कि कहाँ पर चाय मिलती है और कहाँ पर किस पाइप से उतर करके बाहर भाग सकते हो, वो सब चीज़ें देखने मिलेगी। कहाँ बैठ सकते हो और कहाँ पर आगे सिक्योरिटी गार्ड आपको तंग कर सकते हैं। बगीचों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ख़रीद करके पढ़िएगा। अब आप पोइट्री सुनाए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना चाहता इसलिए मैंने कंक्लूड किया। एक पोइट्री है प्रेम पे ही। मैं तुम्हें अपना नहीं पाई पूरी तरह, ना ही जान पाई हूँ सारा आज तक। हजारों बार तुमसे मिलने के बावजूद, सैकड़ों बार तुम्हारा हाथ थामने के बावजूद, तुम्हारी मौजूदगी ने सुकून ज़रूर दिया है, मगर तुम्हारी कमी मुझे रुला नहीं पाई कभी। हजारों बार तुमसे अपना दुख बांटने के बावजूद मैं नहीं बहा पाती अपने आंसू तुम्हारे सामने। बेहद नज़दीक होने के बावजूद हम नहीं हो पाए एक अब तक। कुछ तो बाकी है अभी हमारे बीच, जिसके पाने की चाहत में अभी तक साथ हैं हम। किसी को पूरी तरह जान लेना उसे अनजान बना देता है। हर पल कुछ नया जानते रहना ही इश्क है। हर बार एक नया पन्ना पढ़ना प्रेम है। इस तरह नए नए पन्ने जुड़कर एक दिन किताब बन जाएंगे, तब होगा पूर्ण प्रेम। नहीं, क्योंकि प्रेम हमेशा अधूरा होता है। प्यार का पूरा हो जाना प्यार का ख़त्म हो जाना है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। तो ये जया थी हमारे साथ में, जिनको आज जुकाम हुआ है, इस वजह से सांस चढ़ी हुई है और नाक में सुड़ आपको सुनाई दी होगी पूरी वीडियो के अंदर। तो ऐसे ही और भी लोगों के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। बैठ करके हमारा मकसद है नॉर्मली बात की जाए, जो भी टॉपिक हो, जो जिस चीज़ पे भी हमारा मन करे उस पर हम बात करें। और ख़ास करके जो लोग आर्टिस्ट हैं उनसे हम मिल करके उनकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस तरह के स्ट्रगल हैं।
तो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं चीज़ें कैसी लगी, और जो भी मुद्दे इस पूरी वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिले, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें। तो देखते रहिए लाइफ हसल को। शुक्रिया।